हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाटर। देखिए, जल एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास का मूल आधार है। मनुष्य भोजन के बिना 1 महीने तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना 1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। मानव को जीवित रहने के लिए वायु के बाद दूसरा स्थान जल ही है। पृथ्वी के भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण अर्थात मीठा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.7% ही है। लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण इसका उपयोग मनुष्य बहुत कम कर पा रहा है। इस तरह केवल 1% अलवण जल ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। यह वाष्पीकरण, वर्षण और जलवाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है, जिसे जल चक्र कहते हैं। तो देखिए, जल क्या है? जल एक बहुमूल्य संसाधन है हमारे लिए, क्योंकि हम जल के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सुबह उठेंगे, सबसे पहले हम लोग को जो होता है जल चाहिए। शौच के लिए जल चाहिए, या फिर उसके बाद हम लोग को खाना खाना है, उसके लिए जल चाहिए। हो सकता है कि अगर एक आदमी खाना ना खाए तो 1 सप्ताह जी ले, 2 सप्ताह जी ले, लेकिन अगर कोई आदमी पानी पिए बिना, अगर गर्मी का दिन है तो 2 दिन भी नहीं रह सकता। अगर उसी के जगह वह कहीं अच्छे स्थान पर रहता है तो हो सकता है कि वह 6-7 दिन जिंदा रह जाए। परंतु अगर गर्मी का दिन है या फिर रेगिस्तान आसपास, अगर रेगिस्तान में हो तो 1 दिन भी बहुत मुश्किल है, और गर्मी का दिन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। तो जो जल है वह पृथ्वी पूरा लगभग ढका ही हुआ है। हम लोग पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी जल जो है वो ऊपर से नीला दिखाई देता है, आसमान नीला दिखाई देता है, क्योंकि अधिकतर जो भाग है वह जल से ढका हुआ। पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है, मतलब पूरा पृथ्वी को अगर गोल हम भाग करें, अगर उसको भाग भाग में बांटे तो 3/4 अगर उसको हम लेंगे, 4 भाग में बांटेंगे अगर पृथ्वी को, तो उसमें जो 3 भाग रहेगा उसमें केवल जल है। केवल 1 भाग जो है वो स्थल है, पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, ये सब है। और हम लोग बोल रहे हैं कि अगर 3 भाग में जल है तो हम लोग जल के लिए इतना किल्लत क्यों होते हैं? क्योंकि जो जल का अधिकतर रूप है वह महासागर के रूप में है, और महासागर का जो जल है हमारे लिए सीधे उपयोगी नहीं है। अगर उसको वाष्पीकृत करके पीने लायक बना जाए तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जो मीठा जल है वही हम लोग के लिए उपयोग है, जैसे नदी, तालाब, या फिर जो भौम जल है वही हम लोग के लिए उपयोगी है। और इसका भी बहुत ज़्यादा जो भाग है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। बर्फ़ को भी हम लोग पिघला के पी सकते हैं, वो लवण के रूप में नहीं है। तो इस प्रकार केवल 1% जो जल होता है वो भौम जल और जो नदी है उसके रूप में है, और 2.7% मीठा जल है, और उसमें से जितना भी है वह अधिकतर जो बर्फ़ के रूप में है। तो केवल 1% जो मीठा जल है वो नदियों, तालाबों या फिर भौम जल के रूप में पाया जाता है। तो जल है वह जो महासागर है उसमें वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, या फिर नदी, तालाब से वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है, फिर नीचे आता है, फिर नदी से मिलकर वापस समुद्र में चला जाता है और पुनः खारा हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। जल बादल बनता है, फिर बरसता है, फिर नीचे आके फिर वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, फिर मतलब एक सर्कल बन गया है कि इसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये। मतलब हम किसी को कुछ देंगे, वो दूसरा को देगा, और जो दूसरा है वो हमको दे देगा। इस प्रकार जो है घूमते रहता है। तो इसी को हम जल चक्र बोलते हैं। जल का वाष्प बनना, फिर वाष्प का बादल बनना, फिर बादल का पुनः जल बनना, यही है जल चक्र। फिर आगे देखिए, जल की उपलब्धता की समस्या है। जल एक चक्रीय एवं नवीकरणीय संसाधन है। इसकी आपूर्ति की एक निश्चित सीमा है। पृथ्वी पर जल आज भी उतना ही है जितना कि आज से 2000 वर्ष पहले था, परंतु पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि के विकास तथा सिंचाई के विस्तार, औद्योगिकीकरण तथा नगरीयकरण से जल की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी आई है। तो हम जैसे कि अभी मैंने कहा, केवल 1% जो जल है वो भौम जल या फिर नदी, तालाब के रूप में है। तो जो जल है वह नवीकरणीय संसाधन है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी में जल है। फिर भी जो है जनसंख्या बढ़ रहा है, या फिर कृषि का जो विकास हो रहा है, या फिर जो उद्योग लग रहे हैं तो उद्योग में बहुत सारा जल का कंज्यूम हो जाता है। तो इससे जो हो रहा है, जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिससे देखिएगा आप, किसान जल की कमी के कारण जो है वह कृषि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं पर जल की कमी है तो टैंकर से जल लाकर वहाँ पर जल की पूर्ति कराने पड़ रहा है।
तो इतने जनसंख्या इतने बढ़ गए हैं, उद्योग इतने बढ़ गए हैं, कृषि सिंचाई इतने आधुनिक हो गए हैं और बहुत वृहद स्तर पर हो गए हैं कि जल की जो आपूर्ति है उसको पूरा कर पाने में यह संभव नहीं है। तो जल की जितनी उपलब्धता होती है उतने हम लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भूमि जल है वो भी लगातार घटते जा रहा है और जो नदी का जल है, तालाब का जल है, वो भी सूखते जा रहा है। तो जल की जो उपलब्धता है उसमें बहुत ही एकदम गिरावट आई है, बहुत ही कमी आई। फिर देखिए जल का उपयोग। चित्र 2.9 क और ख से स्पष्ट है कि धरातल एवं भूमि जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई के अतिरिक्त मत्स्य पालन, बागवानी आदि में किया जाता है। तीव्र आर्थिक विकास के कारण औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में जल का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो धरातल का जो जल है उसका सबसे अधिक प्रयोग हम लोग सिंचाई के लिए करते हैं, कृषि के लिए करते हैं, या फिर बागवानी हो गया, मत्स्य पालन, और आजकल जो है, पहले तो उद्योग नहीं था परंतु आजकल उद्योग है तो उद्योग में हो रहा है। और आदमी जो घर में कंज्यूम करता है वह बहुत ही कम होता है, जितना कि हम लोग सिंचाई में करते हैं या फिर बागवानी, मत्स्य पालन या फिर उद्योग में करते हैं। तो सबसे अधिक हम लोग जल का जो कंज्यूम करते हैं वह कृषि में करते हैं, मत्स्य पालन, बागवानी या फिर उद्योग में करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया होगा, इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा जल का उपयोग हो रहा है सेकेंड वाला में अगर आप लोग देखेंगे तो जो 92% है वह कृषि में उद्योग हो रहा है, और जो 5% है वह उद्योग में हो रहा है, और जो बाकी 3% जो ही है वो घरेलू उपयोग में हो रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किस में हो रहा है? कृषि में हो रहा है, परंतु आजकल जो है उद्योग में भी जल का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर देखिए एक यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, वर्षा जल संग्रहण, जल संसाधन के संरक्षण। पहला देखिए वर्षा जल संग्रहण, धरातलीय जल संरक्षण, सिंचाई पद्धति में परिवर्तन, जल का पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग, समुद्री जल का उपयोग। फिर यहाँ पर है डैम का निर्माण, यहाँ डैम का निर्माण होना चाहिए, यहाँ पर गलती से लिखा गया होगा। तो हम लोग जो जल का संरक्षण है वो किस प्रकार से करते हैं? तो वर्षा का जो जल है उसको संग्रहण करके कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि वर्षा का जो जल होता है उसको छत के द्वारा नीचे पाइप के द्वारा लाया जाता है और टंकी में जमा किया जाता है। खास करके यह जो पद्धति है वह रेगिस्तान आसपास या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र आसपास सबसे ज़्यादा इसको किया जाता है। फिर धरातलीय जल का संरक्षण, मतलब आप नदी बनाए या फिर जो नदी है उसमें बांध बना दे, तालाब बना दे, इस प्रकार से हम लोग धरातलीय जल का संरक्षण करते हैं। सिंचाई पद्धति में परिवर्तन, मतलब अब आप लोग गांव में देखते होंगे कि लोग कुआं से या फिर मोटर से पानी निकाल के एकदम पूरा खेत में फैला देते हैं। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पौधा को उतना जल तो चाहिए नहीं। इसलिए सिंचाई पद्धति ड्रॉप वाइज जो है हम लोग जो सिंचाई कर सकते हैं, मतलब सीधे जो है पानी पौधे के जड़ तक पहुंच जाएगा। इससे जो ज़मीन में जो बहता हुआ जल है वो बच जाएगा। फिर देखिए समुद्री जल का उपयोग, हम लोग समुद्री जल को वाष्प के रूप में बदल सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर डैम सब का निर्माण या फिर जल का पुनः चक्रण, तो ये सब है जिसके द्वारा हम जल जो है संसाधन उसका संरक्षण कर सकते हैं। आगे देखिए जल संसाधन का संरक्षण। जल संसाधन का तात्पर्य जल के अनावश्यक उपयोग को कम करना, जल स्रोतों को बचाना तथा अविष्ट जल का पुनः चक्रण द्वारा उपयोग के लायक बनाना है। जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना तथा जल के स्रोतों को बचाना है। जल संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाने जाने चाहिए। देखिए जो जल संरक्षण का तात्पर्य है, मतलब जल का जो उपयोग है उसको कम करना या फिर जल का जो व्यर्थ उपयोग है उसको बचाना, या नदी तालाब इत्यादि का निर्माण करना, या फिर अविष्ट जल, जैसे कि आप लोग अगर शहर में रहते हैं तो देखिएगा जो नदी मतलब नली का जो पानी है उसको एक जगह जमा किया जाता है, फिर उसको प्यूरिफाई करके पुनः भेजा जाता है। तो इस प्रकार से हम अविष्ट जल का पुनः चक्रण कर सकते हैं, उसको उपयोग के लायक बना सकते हैं। तो जल संरक्षण के आगे देखते हैं किस प्रकार से हम लोग जल संरक्षण कर सकते हैं। देखिए पहला में है वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए। अभी मैंने बताया कि रेगिस्तान आसपास घर के छत जब वर्षा होती है तो छत के द्वारा पाइप के द्वारा उसको लाया जाता है, फिर एक टंकी में जमा किया जाता है, और जब वर्षा ख़त्म हो जाता है तो उसी जल का उपयोग वे लोग करते हैं। वर्षा जल को छत पर टंकी बनाकर संग्रहित किया जा सकता है। वर्तमान समय में इसे सुरक्षित करने का एक प्रमुख तकनीकी वर्षा जल संचयन है। इसके तहत संग्रहित जल का उपयोग किया जा सकता है। फिर दूसरा में देखिए धरातलीय जल के संरक्षण हेतु वृक्षों की कटाई को रोकना तथा वृक्षारोपण प्रमुख उपाय है। वृक्ष के जड़ जल के प्रवाह को धीमा कर भूमिगत होने में उपयोग करते हैं।
तो जो धरातलीय जल है उसका संरक्षण करने के लिए हम लोग जो है वह वनों का जो है विस्तार कर सकते हैं या फिर वृक्षों की कटाई पर रोक लगा सकते हैं। घास भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि यह जल को एक जगह स्टोर करता है और वह भौम जल के रूप में चला जाता है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जो वर्षा का पानी है वह नदी में मिलकर सीधे समुद्र में चल जाता है और वो वेस्ट हो जाते हैं। अगर उसी के जगह अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो वे सब उसके बहाव को रोक लेंगे और वह जो जल है वह सीधे नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगा और वह भौम जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा में है सिंचाई के नए तकनीक का उपयोग, जैसे छिड़काव सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करना। तो सिंचाई का नई तकनीक मतलब कि जैसे मोटर के द्वारा पानी पटाया जाता था तो वह मतलब पौधा तक पहुंचने से पहले उसको ज़मीन से होकर गुजरना पड़ता था, तो बहुत सारा जल है वो जो वेस्ट हो जाता था। तो हम लोग क्या करेंगे, छिड़काव सिंचाई करेंगे या फिर बूंद बूंद सिंचाई करेंगे, जिससे जो पानी है सीधे पौधे के जड़ तक पहुंच जाएगा और जो वेस्ट पानी होता है पौधे के जड़ तक पहुंचने में जो रास्ता होता है वहाँ जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वह कम होगा और जो जल है उसका हम लोग बचाव कर सकते हैं। फिर अगला देखिए चौथा, जल एक चक्रीय संसाधन है, अर्थात बर्बाद हुए जल का पुनः चक्रण कर उसे उपयोग लायक बनाया जा सकता है। मतलब कि जैसे नली का जल हो गया या फिर जो डैम हो गया, तालाब, उसको क्या किया जाता है, पहले प्यूरिफाई किया जाता है क्योंकि जो डैम का जो जल है उसको हम लोग सीधे पीने में उपयोग नहीं कर सकते, तो उसको क्या प्यूरिफाई किया जाता है। अर्थात जो बर्बाद हुए जल है उसको हम लोग प्यूरिफाई करके पुनः उपयोग लायक बना सकते हैं क्योंकि जल एक चक्रीय संसाधन। या फिर जो नली है, हम लोग घर से वेस्ट पानी निकालते हैं वो नली के रूप में चला जाता है, नली से फिर उसको बड़ा सा एक जगह में स्टोर किया जाता है। उसके बाद जो कचरा है उसको नीचे जमने के लिए रखा जाता है, फिर जो जल है ऊपर हो जाता है, फिर उसको अलग से एक चेम्बर में रखा जाता है, फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है और फिर से सप्लाई पानी में उसको मिक्स करके हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। शहर में अधिकतर यह होता है, गाँवों में तो नहीं होता क्योंकि गाँव में नली उतने होते नहीं है। तो इस प्रकार से जो हम लोग बर्बाद हुए जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं। या फिर जैसे कि हम लोग नहा लिए तो पानी नली में चल गया तो उस पानी को हम लोग कृषि के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बर्बाद हुए जल का हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। फिर देखिए झारखंड द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें डोभा का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपाय है। डोभा के तहत छोटे आकार के गड्ढे का निर्माण किया गया है। इसमें वर्षा का जल संग्रहित होता है जिसका उपयोग खड़ी फसल को बचाने तथा पशुओं के लिए किया जा रहा है। चित्र संख्या 2.10 में जल संरक्षण के उपाय को दिखाया गया है। हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं तो झारखंड जो राज्य है वह जल संरक्षण के लिए एकदम महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। अभी आप लोग देखिएगा कि जो यदि आदमी लोग कोई तालाब बनाना चाहता है तो उसको सरकार देती है 5-6 लाख इत्यादि, या फिर कोई कुआं कोड़वाना चाहता है तो उसको भी पैसा देती है। मतलब आदमी को खुद पैसा नहीं लगाना है, बस उसको काम करवाना है और या फिर खुद काम करना है, सरकार उसको पैसा देगी कुआं खोदने के लिए या फिर जो तालाब खोदने के लिए। तो इस प्रकार से जो डोभा या फिर छोटे आकार के डोभा बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो जो झारखंड सरकार है जल को लेकर बहुत ही सीरियस है, वह जल संरक्षण हर जगह कर रही है। गांव-गांव में देखिएगा अभी जो तालाब है या फिर कुआं है उसकी संख्या जो है लगातार बढ़ते जा रही है। फिर देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे से लेकर छोटे छोटे घास सम्मिलित हैं। पौधों से इमारती तथा अन्य कार्यों के लिए लकड़ियां प्राप्त होती हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं जिसे हम श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। वनस्पति मृदा को संरक्षित रखता है जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। वन जीव जंतु को आश्रय स्थल प्रदान करता है, साथ ही साथ पर्यावरण एवं परितंत्र को संतुलन करने में सहयोग प्रदान करता है। वनस्पति एवं वन्य जीवों से विविध प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इनमें उद्योगों के लिए कच्चा माल, औषधियाँ तथा घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं प्रमुख हैं। शंकुधारी वन में प्राप्त होने वाले मुलायम लकड़ी की लुगदी के कागज का निर्माण किया जाता है। विविध प्रकार के फल, औषधि, तारपीन का तेल, गोंद आदि की प्राप्ति वनों से होती है। वन्य जीवों से हमें मांस, चमड़ा, ऊन आदि की प्राप्ति होती है। झारखंड में पाए जाने वाले वनों को हम 2 प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, मुख्य उत्पाद एवं गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद के अंतर्गत साल, सागवान, शीशम से मल, खेर आदि की कीमती एवं उपयोगी लकड़ियां पाई जाती हैं। तो हम लोग का अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव है बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। इससे क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र जो रहता है वह अपने स्थान पर रहता है, बिगड़ता
नहीं है। साथ ही साथ जो जंगल है उससे हम लोग लकड़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं, फल फूल प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप लोग देखिएगा आजकल डॉक्टर मेडिसिन बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, जो जंगली पौधा है उन्हीं से, कुछ कुछ जो पौधा है उसमें औषधि गुण होता है तो उन्हीं को लेते हैं और उसके द्वारा जो है दवाइयाँ बनाते हैं। या फिर जो गांव के लोग हैं वे जंगल से ही प्राप्त कुछ जंगल के पौधे के से अपना भोजन करते हैं या फिर फल फूल प्राप्त करते हैं और अपना भोजन करते हैं। साथ ही साथ जो जंगल है वह हमें क्या O2 प्रदान करता है। और जो जंगली जीव है जैसे हाथी भालू ये सब हो गया, फोक्स लोमड़ी सब हो गया, तो वो लोग को क्या आश्रय प्रदान करता है। पहले हम लोग को भी आश्रय प्रदान करता था क्योंकि पहले हम लोग भी जंगल में ही रहते थे, परंतु अब हम लोग क्या घर बनाकर जंगल में नहीं रहते, हम लोग घर बनाकर रहते हैं। तो प्रारंभ से ही जो है वन्य या फिर वन्य जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इससे जो है हम लोग भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं, फिर ओढ़ने के लिए कपड़ा इत्यादि का इनके द्वारा हम लोग निर्माण कर सकते हैं। या फिर शंकुधारी वन जो होते हैं उससे जो मुलायम लकड़ी है उसके द्वारा हम लोग कागज़ बनाते हैं या फिर लुगदी बनाते हैं। वन्य जीव जो होते हैं हमें मांस, चमड़ा, ऊन आदि देते हैं। तो झारखंड का जो जंगल है उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला जो है मुख्य उत्पाद और दूसरा है गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद के अंतर्गत क्या आता है, साल, सागवान, शीशम, सेमल, खेर। खेर के बारे में यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। जो माचिस होता है, आप लोग माचिस जिसके द्वारा आग जलाते हैं, तो उसमें जो लकड़ी देखते होंगे आप लोग, जिसमें सबसे ऊपर में छोटा सा काला काला होता है, फिर एक लकड़ी जैसा होता है जिसको हम लोग पकड़ते हैं, तो वो जो लकड़ी होता है वो इसी खेर के पेड़ से बनाया जाता है क्योंकि खेर का पेड़ के जो लकड़ी होता है उसमें बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। फिर देखिए मुख्य उत्पाद लाह, मधु, रेशम, केंदू, पत्ता आदि। तो मुख्य उत्पाद हम लोग लाह आप लोग देखे होंगे कुसुम के पेड़ में होता है या फिर पलाश के पेड़ में होता है और गांव वाले इसे ही बेचकर पैसा कमाते हैं। साथ ही साथ मधु, जंगल में जंगली पेड़ या फिर जंगल के पेड़ में या फिर गुफा आसपास, चट्टान आसपास मधु अपना छत बनाते हैं और आप लोग जानते होंगे मधु 400 रुपया केजी आसपास बिकता है। या फिर रेशम जिसके द्वारा कपड़ा पहना जाता है। या फिर केंदू का पत्ता जिससे अभी बीड़ी बनाया जाता है और पहले भी बीड़ी बनाया जाता है। सिगरेट से पहले जो केंदू पत्ता बहुत प्रचलित था क्योंकि लोग पहले बीड़ी पीते थे, अब सिगरेट आ गया है तो लोग सिगरेट पीते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।